morning students. Today's topic is human respiratory system. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डिफाइन किया था स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिमेंबर नाउ. मैं फिर से एक बार आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होने वाला है, एनर्जी जो मिलने वाला था, उस एनर्जी को किस तरीके से ये वो एनर्जी को बनाएगा, एनर्जी कैसे मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख लेना है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था. एंड रिमेंबर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल पैसेज, रिलेटेड ऑर्गन्स इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया जिसको मैंने बोला था सी शेप होते हैं और ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं. देन ये यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ट्रैकिया है ये नीचे की ओर आ रहा है, बिलो हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बलून शेप, यानी कि बलून की शेप जैसे यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर होता है. आप यू कैन से लंग्स, आप इनको लंग्स बोल सकते हैं. लंग्स, इज दैट क्लियर? दैट नेक्स्ट, अब आप देखते हैं ये जो लंग्स है, अभी तो मैंने इनको लंग्स बोला हुआ है, बट क्या है कि जब प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पे हम इनको ब्रोंकी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई होते हैं ये. देन फिर ये क्या हो जाते हैं, अपने अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में यहाँ पे भरे रहते हैं. बहुत सारे, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे जो आप बलून जैसे देख रहे हो, ये जो बलून जैसे देख रहे हो इनको हम बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स. क्या हो जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स. अब यहाँ पे सिस्टम ये आता है कि ये तो स्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया था, बहुत अच्छे से डिफाइन किया था. अब यहाँ मेन आता है कि इसका ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था कि जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में कुछ कंडीशंस आए थे और वो था रेस्पिरेशन. फर्स्ट मैंने इस रेस्पिरेशन को बोथ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज रेस्पिरेशन, पायरेशन. बोथ पार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया था. फर्स्ट इज एक्सटर्नल respiration, then second is internal respiration. Is that clear? External respiration. अब जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की 2 कंडीशंस होते हैं. फर्स्ट इज कंडीशन क्यों होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो O2, कैसे ये होता है कि O2 किस तरीके से अंदर जाएगा, O2 किस तरीके से अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद ये हमारे फूड में कैसे मिक्सअप होगा और फूड में मिक्सअप होने के बाद ये हमको रिलीज एनर्जी कैसे करेगा. देन जो एनर्जी हमको मिला है उसका स्टोरेशन इन बॉडी, उसका स्टोरेशन कैसे होगा. तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपको. यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे अलग से फिगर बनाए दे रहा हूँ. एल्वियोलिस, जैसा कि लास्ट डाइजेशन में मैंने एल्वियोलिस का आपको मेन फंक्शन बताया था और ये बताया था कि ये जो एल्वियोलिस हैं, ये एल्वियोलिस क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का वर्क कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन का वर्क ये कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये जो O2 है, ये जो O2 है, O2 कैसे मिला? एटमॉस्फेयर से मिला. और एटमॉस्फेयर से O2 मिलने के बाद
जब हमको एटमॉस्फेयर से O2 मिल गया तो कहते हैं जब एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ब्रीथ, और ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारे रेस्पिरेशन से। ब्रीथ में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक O2 को हम लेते हैं, देन CO2 को एक्सक्रीट कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इज दैट क्लियर? देन अब ये देखिए हमारा O2 आ गया है, तो यहाँ पे कंडीशन ये आ रहा है कि O2 तो मिल रहा है, बट ये O2 हमारा अंदर तक, यानी कि अंदर तक सेल तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो सेल्स के थ्रू होता है। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जो रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल में हम O2 को ले लेते हैं, और O2 को लेने के बाद अब ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये O2 कैसे पहुंचेगी आगे की स्टेप के लिए, आगे का स्टेप या प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो कहते हैं इंटरनल, क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। जब हमारा ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए कैसे जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं अभी मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है C6H12O6, इट मींस फूड। और लास्ट में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था डाइजेशन में कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे कंप्लीट डाइजेशन की एक साइट होती है। तो अब आप देखिए और क्या चीज की साइट हो रही है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट डाइजेशन में किस किस चीज का है, तो मैंने बोला था न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट जब हमारा इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है, जब हमारा कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, तो अब ये क्या करता है, ये सीधे से अब हम लोग चलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए। जब इंटरनल रेस्पिरेशन होता है तो ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है और हमारे इस फूड मटेरियल से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये हमारा फूड मटेरियल C6H12O6 क्या है, ये फूड है। तो ये ऑक्सीजन ये फूड में जब मिक्सअप हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी कि जो जस्ट लाइक एग्जांपल है फ्यूल है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल होता है विदाउट ऑक्सीजन के क्या नहीं होता है, विदाउट ऑक्सीजन के बर्न नहीं करता है। तो अभी तक फ्यूल फॉर्म जो था हमारा छोटे छोटे से, यानी कि जो फूड था उसका डाइजेशन के थ्रू हमने सिंप्लीफिकेशन किया था। क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन किया था, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया था। इज दैट क्लियर? अब देखिए अब उसको नेसेसरी पड़ रही है कि एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे भी जिस तरीके से किसी भी अदर चीज को, या आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, उसको जलाने के लिए जब आप बर्न करते हो तो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंसी के वो बर्न नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन के वो बर्न नहीं होती है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से कि हमारा जो डाइजेशन के थ्रू जो फूड हमको मिला था वो एनर्जी, क्यों मैंने बोला था कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस बताऊंगा तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी उसको आपको देखना है। तो यहाँ एनर्जी तो हमारा क्या है, फूड है, डाइजेस्ट होकर फूड हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। अब जब डाइजेस्ट होकर फूड हमारे पास यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की नेसेसरी होती है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? अब जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए ये जो एल्वेओलिस है और यहाँ पे जो डायफ्राम देख रहे हैं ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन ये आ रहा है कि ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन क्या नहीं होती है, ऑक्सीजन सल्यूबल नहीं होती है, ऑक्सीजन सल्यूबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब इसको एक मीडियम चाहिए होता है कि ऑक्सीजन सल्यूबल नहीं हो रही है। तो आप लोगों को मैंने बताया था ब्लड में का जो पिगमेंट होता है, ब्लड कह लीजिए या आरबीसी कह लीजिए, आरबीसी ब्लड में या आरबीसी में, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ब्लड या आरबीसी में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, ब्लड आरबीसी में एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होगा, हीमोग्लोबिन। और जो हमारा ब्लड है वो कैसा है, लिक्विड में है, वो कैसा है, लिक्विड में है। तो यहाँ पे देखिए फिर इस जगह पे आ जाते हैं जो एल्वेओलिस है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये सरफेस एरिया को
बढ़ा देते हैं और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो जितना मैक्सिमाइज O2 होता है, जितना मैक्सिमाइज O2 होता है वो आगे की तरफ ट्रांसफर करने लग जाते हैं। तो मिल गया ना मीडियम कि जो O2 है वो डिसॉल्व नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जिस जगह पे O2 है वहाँ एल्वेलेज है, ठीक है ना, जो ऑब्जॉर्प्शन का वर्क कर रहे हैं डायफ्राम में, डायफ्राम भी है, तो ये क्या कर रहे हैं ऑब्जॉर्प्शन का वर्क कर रहे हैं। अब अब्सॉर्ब किया हुआ जो O2 है अब इसको आगे के लिए जाना है, तो O2 क्या होता है, O2 क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। तो जब ये O2 सोल्यूबल नहीं होता है तो इसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। किसका जरूरत पड़ता है, मीडियम का जरूरत पड़ता है। अब मीडियम की जरूरत के लिए क्या होता है कि ये अभी मैंने बताया है कि ये जो मीडियम का जो जरूरत पड़ता है तो ये क्या कर देते हैं कि जितना भी मैक्सिमाइज ऑक्सीजन होता है वो सेल की तरफ आगे भेज देते हैं। इज दैट क्लियर? अब सेल की तरफ कैसे भेज देंगे कि जो इनका जो ब्लड में पिगमेंट होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन से, क्योंकि मैं नहीं बताता कि जो एनर्जी होता है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में सल्यूट हो जाएगा और सल्यूट होने के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगा, हमारे सेल के पास पहुंच जाएगा, यानी कि जहाँ पे हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जो फूड है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को भी मैंने पहुंचा दिया, बट जो CO2 है हमारा वो कैसे बाहर आएगा? तो कहने का मीन्स ये है बाहर आएगा या अपना प्रोसेसिंग करेगा। तो हमारा कहने का मीन्स है कि जो हमारा CO2 है इसके लिए कोई टेंशन क्रिएट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये वाटर में सल्यूबल होता है। बट यहाँ पे वाटर में सल्यूबल तो होता है, यानी सल्यूबल तो होता है, बट यहाँ पे क्या कैसे ये अपना परफॉर्मेंस शो करेगा, वो क्या काम करेगा, बाय द डिफ्यूजन वो अपनी प्रोसेस को शो करेगा। क्योंकि डिफ्यूजन में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब डिफ्यूजन होता है तो हायर कंसंट्रेशन रीजन से ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर चलता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये वापस हो जाता है। इज दैट नेक्स्ट? अब यहाँ पे ये भी एक होता है कि जो हमारा O2 है ये किस फॉर्म में होता है। तो देखिए दैट्स वेरी सिंपल। जो बॉडी है, बॉडी किससे बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है, आप बोलते हो सेल से। मैंने क्वेश्चन किया किस सेल से, आपने बोला सर यूकैरियोटिक सेल से। एंड ईच यूकैरियोटिक सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ईच आपकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोरेशन करते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को करेंसी ऑफ एनर्जी भी तो बोलते हैं, ठीक है ना, करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये आता है कि जब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पार्ट ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो ये फाउंड हो रहा है, बट क्या ये कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है कि इसके यहाँ पे आता है और फूड का क्या होने लग जाता है, एनर्जी को निकालने लग जाता है। तो जब ये एनर्जी को निकालने का प्रोसेस करता है तो देखिए अब दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, दैट्स सिंपल कि जो हमारा ATP ऑलवेज पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ATP ऑलवेज पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो ये ADP है, मान लीजिए ATP। तो जब ये ADP आपका ATP में कन्वर्ट हो जाएगा तो एनर्जी हमको मिल जाएगा, और इसके बाद जो एनर्जी मिल जाएगा, जो बचा वाला हमारा जो एनर्जी होता है वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये है, ADP का मीन्स क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? अब देखिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके पास फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि मैंने बोला डाइफॉस्फेट, इट मींस 2 फॉस्फेट्स हैं, अब ये क्या काम कर रहा है, ATP में, यानी एनर्जी का फॉर्म कैसे बनेगा, ATP से बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ATP से बनने के लिए क्या होता है, इसमें और भी जो फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस क्या करता है, वो यहाँ से क्या करता है, जब जरूरत पड़ती है तो एक बॉन्ड के थ्रू यहाँ से हट के यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ देखिए 3 फास्फोरस हो गए, ठीक है ना, 1 2 and 3। तो ये क्या हो गया, ट्राई। डाई में क्या था 2 और ट्राई में क्या हुआ 3। तो ये क्या हो गया, ये 3 फॉस्फेट हो गए। तो इट मींस है कि जो एनर्जी हमको मिल गया
वो एटीपी हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि ये एटीपी तो हो गया, इज दैट क्लियर। अब ये जब एटीपी हो गया है फिर से ये कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, और ये यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये अब आप कहेंगे कि ये बन कैसे गया, ये कहां से मिल गया, तो H2 और यहाँ पे ये क्या कर रहा था, रिलीज एनर्जी कर रहा था। आप इसको बैलेंस करके देखेंगे, एनर्जी कर रहा था, तो ये यहाँ से आगे क्या बन गया, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, फिर एनर्जी का कंजम्पशन हो गया, फिर एटीपी बन गया, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, जब ये एडीपी फॉर्म में आएगा, एडीपी फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा P है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस है जिसको मैंने ऐड किया, जो ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस है ये ऐड किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और फिर से ये एडीपी बना देगा, फिर एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, फिर इसी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, फिर ये एटीपी हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एनर्जी करेंसी। क्या हो जाएगा, एनर्जी करेंसी, इसको हम बोल देंगे। फिर से एक बार मैं इस प्रोसेस को रिमेंबर करता हूँ, दोहराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिलेटेड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम से या रेस्पिरेशन प्रोसेस या सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स आपको अच्छे से आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अप नेजल पैसेज, फेरिंग्स, जिसको आप नेजल पैसेज, फेरिंग्स यानी कि आप वॉइस बॉक्स बोल रहे हो, सॉरी फेरिंग्स, और ये जो फेरिंग्स है या आप इसको थ्रोट बोल सकते हो, थ्रोट। देन लैरिंग्स, इसको आप वॉइस बॉक्स बोल सकते हो, वॉइस बॉक्स। देन फिर आगे देखेंगे, जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमको सी से कुछ रिंग्स जैसे दिखते हैं, शीन होते हैं, इनको हम कॉर्डिलेस बोलते हैं। जैसे ही कॉर्डिलेस से नीचे की ओर चलते हैं तो ये हमारा जो ट्रैक बना हुआ है, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब ये ट्रैक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, ये जो डिवाइडेशन होने वाले ये जो पार्ट है इनको मैंने लंग्स बोला है, ठीक है। ये वैसे तो लंग्स होते हैं, लेकिन जब हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो ये ब्रोंकियाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रोंकियाई, ठीक है, ये ब्रोंकी हो गए। देन जब ये ब्रोंकी बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे ये देखिए मैंने गोल गोल से बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो इनको हम ब्रैंकियोल्स बोल देते हैं। इज दैट क्लियर। देन अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये आप देख रहे हैं डायफ्राम बना है, जो एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है, परफॉर्म करता है, जो एब्जॉर्प्शन का वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और ये एल्वेलेज बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन, अब जब इसने O2 को ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो जब ये O2 को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, इज दैट क्लियर, तो यहाँ कंडीशन में ये आ जाता है कि O2 को ऑब्जर्व करने के बाद, O2 को ऑब्जॉर्ब करने के बाद क्या हमको करना होता है, O2 को जब हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो कंडीशन ये आ जाता है कि O2 को हम कैसे आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम O2 को कैसे ट्रांसफर करेंगे तो हमको जाना पड़ेगा इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये सेल टू सेल होता है, यानी सेलुलर प्रोसेस भी इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अदर हैंड हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इधर क्या है कि डाइजेशन के थ्रू जो हमको डाइजेस्ट फूड मिला था, C6H12O6 मिला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को इसमें ऐड करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है, किस चीज की, कि ये ऑक्सीजन यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा है वो किस तरीके का होता है, ये सल्यूबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप में क्या है, सल्यूबल नहीं होता है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, और ये जो एल्वेओल्स बने हुए हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लड वेसल, अब ब्लड वेसल है तो यहाँ पे वेसल के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। जब ये ब्लड होगा, ठीक है ना, तो इसको एक मीडियम मिल जाता है, तो ये क्या होता है, अब ब्लड में कौन होगा, ब्लड में फाउंड होने वाला जो पिगमेंट होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज करता है। और CO2 क्या होता है,
CO2 डिफ्यूजन प्रोसेस से चलता है। इस प्रोसेस में जो CO2 है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से चलेगा और जो ऑक्सीजन है वो पिगमेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये क्या कर देता है, ये जो वेसल्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या कर देते हैं, जितना भी मैक्सिमाइज ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे, जो डाइजेस्ट हुआ फूड होता है उसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही ये पहुंच जाता है तो ये अपनी फॉर्म को चेंज करने लग जाता है, यानी एनर्जी बनाने का वर्क परफॉर्म करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन ये था कि कौन करता है, तो सेल में फाउंड होने वाला जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये क्या करता है, एडीपी फॉर्म होता है। इसमें अगर हम एक फास्फोरस को और ऐड कर देते हैं तो ये किससे ऐड कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। किससे करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। ये कहाँ से मिलेगा, आप लोग अपनी बुक में या केमिस्ट्री टीचर से पूछ लेंगे। जब आप ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले को आप बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। जब इन्हीं दोनों फॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हम और कर देते हैं जो नेचुरली वहाँ पे होता है, एक और हम कर देंगे जो नेचुरली वहाँ पे होता है, तो हमारा क्या बन जाता है, एटीपी। और एटीपी जब बन जाता है एनर्जी का स्टोरेशन होने लग जाता है। इसीलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हैव अ गुड डे। नाउ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द बेस्ट, गुड डे।